नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। शराब दूध महंगे तो बिजली होगी सस्ती। हिमाचल में आज से होने जा रही है बदलाव। नियमित होंगे 5000 कर्मचारी। जी हां, आज यानी 1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष 2025 लागू हो गया। ऐसे में कई सेक्टर में बदलाव देखने को मिला। नए वित्त वर्ष लागू होने से हिमाचल प्रदेश में भी कई तरह के बदलाव देखने को मिला। आइए जानते हैं कि आज से हिमाचल प्रदेश में क्या क्या बदलाव होने जा रहा है। वह सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की हाजिरी अब बायोमीट्रिक ऐप से लगेगी। पहले बायोमीट्रिक मशीन से हाजिरी लगती थी। वह शिक्षा विभाग में ऐप की सुविधा शुरू की गई है। वहीं दिहाड़ीदारों को अब 425 रुपये दिहाड़ी मिलेगी। अभी तक वे 400 रुपये दिहाड़ी ले रहे थे। इसमें 25 रुपये की वृद्धि की गई है। मनरेगा कामगार को 300 रुपये में 20 रुपये की वृद्धि होने से 320 रुपये प्रतिदिन प्राप्त होंगे। नए वित्त वर्ष में 25,000 नौकरियां देगी सरकार। बीपीएल में शामिल होने के लिए आज से होंगे आवेदन। जी, नया वित्तीय वर्ष आज से शुरू हो गया। हिमाचल प्रदेश में वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान सरकारी क्षेत्र में हजारों युवाओं को नौकरी देने का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने विधानसभा में 17 मार्च को पेश किए गए बजट में एक साल में 25,000 युवाओं को विभिन्न विभागों में नौकरी देने का ऐलान किया। अब जल्द ही इन नए पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू होगी। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 1142 पद भरे जाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में 1000 पद, पुलिस कांस्टेबलों के 1226 पदों सहित विभिन्न विभागों में नई भर्तियां होंगी। हिमाचल प्रदेश में 1 अप्रैल से बीपीएल में शामिल होने के लिए आवेदन प्रक्रिया भी शुरू होगी। वहीं 30 अप्रैल आवेदन की आखिरी तारीख तय की गई है। वहीं 15 अक्टूबर तक प्रक्रिया पूरी होगी। वहीं एसडीएम की अध्यक्षता वाली कमेटी आवेदनों का सत्यापन करेगी। बीपीएल के चयन में ग्राम पंचायत प्रधानों की नहीं चलेगी। हिमाचल में 1 अप्रैल से प्रवेश शुल्क के साथ हाईवे पर सफर महंगा, पानी की दरों सहित प्रॉपर्टी टैक्स भी बढ़ा। हिमाचल में 1 अप्रैल से दूसरे राज्यों के वाहनों की एंट्री महंगी हो गई है। इसके साथ ही हाईवे पर टोल बढ़ने के कारण निजी वाहनों का सफर भी महंगा हो गया। वह प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में 10% पानी महंगा हो गया। 1 अप्रैल से नई दरें लागू हो गई है। वह प्रदेश के प्रवेश द्वारों पर अब दूसरे राज्यों के निजी वाहनों पर 10 और अन्य पर 20 रुपये तक प्रवेश शुल्क बढ़ गया है। इस प्रणाली से मिलेगा विद्युत बोर्ड के कर्मचारियों का वेतन। जब विद्युत बोर्ड में कार्यरत सभी कर्मचारियों अधिकारियों के लिए वेतन व अन्य संबंधित भुगतान केंद्रीकृत प्रणाली से किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड द्वारा विद्युत बोर्ड में कार्यरत सभी कर्मचारियों अधिकारियों के लिए वेतन व अन्य संबंधित भुगतानों के लिए समयबद्ध केंद्रीकृत प्रणाली का शुभारंभ किया गया। इस केंद्रीकृत प्रणाली सुविधा का परिचालन अब बोर्ड स्तर पर एक ही जगह मुख्यालय वित्त प्रभाग स्तर पर किया जाएगा। मंगलवार को बोर्ड मुख्यालय विद्युत भवन शिमला में बोर्ड लिमिटेड के चेयरमैन संजय गुप्ता ने विधिवत केक काटकर इस केंद्रीकरण भुगतान प्रणाली का शुभारंभ किया। संजय गुप्ता ने इस प्रक्रिया के शुभारंभ होने पर इस कार्य से संबंधित निदेशक कार्मिक व वित्त अनुराग चंद्र शर्मा व उनकी पूरी टीम को बधाई देते हुए कहा कि यह सुविधा बिजली बोर्ड के कर्मचारियों, अधिकारियों व अन्य प्रकार के भुगतानों के लिए समयबद्ध और इस कार्य में पारदर्शिता की सुविधा है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री बोले, हम पाकिस्तानी नहीं, केंद्र सरकार से हक लेना जानते हैं। जी, हम पाकिस्तानी नहीं है, वह फेडरल सिस्टम है। केंद्र सरकार से जो भी मिल रहा है वो राज्य का हक है। वह केंद्र से पैसा लाने का हम दम रखते हैं और अच्छे संबंध भी मायने रखते हैं। यह बात उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने ऊना में प्रेस वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि विकास के मामले में वे किसी के भी सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं समझते। हरोली के जनता के आशीर्वाद से ही उन्होंने राजनीति में हर मुकाम हासिल किया है। वह क्षेत्र का विकास उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। ऐसे में हरोली के विकास से किसी को भी ऐतराज नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को हरोली के विकास से पीड़ा हो रही है। वे झेप मिटाने के लिए यहां वहां बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन किसी के चिल्लाने से तथ्य नहीं बदलते। पार्वती परियोजना चरण 2 में बिजली उत्पादन शुरू। उत्तर भारत होगा रोशन, 3 टरबाइनें लगी घूमने। ये कुल्लू के सेंज में एनएचपीसी की पार्वती चरण 2 में बिजली का उत्पादन शुरू हो गया। मैं 4 में से 3 यूनिट में मंगलवार से बिजली पैदा शुरू कर दी है। मैं 800 मेगावाट की पार्वती चरण 2 में 4 टरबाइन लगी हुई है। इसमें से 3 टरबाइनों का ट्रायल सफल हो रहा है, जबकि एक अन्य टरबाइन का अभी ट्रायल चल रहा है। प्रत्येक टरबाइन से क्रमशः 200 से 200 मेगावाट बिजली पैदा होगी। मैं एनएचपीसी के कार्यपालक निदेशक निर्मल सिंह ने मंगलवार को पत्रकार वार्ता में यह बात कही है।
हिमाचल में बनेंगे 21 पुल, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मंजूर किए 140 करोड़ 90 लाख रुपये। हिमाचल में साल 2023 में आई आपदा में ध्वस्त 21 पुलों का नए सिरे से निर्माण होगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यानी कि PMGSY चरण 3 के तहत ये पुल बनाए जाएंगे। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इन पुलों के निर्माण के लिए 140 करोड़ 90 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की है। इसमें से 126 करोड़ 81 लाख ग्रामीण विकास मंत्रालय और 14 करोड़ 9 लाख रुपये प्रदेश सरकार वहन करेगी। हमीरपुर जिले में 6, कांगड़ा में 7, कुल्लू में 2, लाहौल स्पीति में 5 और मंडी में 1 पुल बनेगा। बता दें कि राज्य सरकार पुल निर्माण से पहले जल ग्रहण क्षेत्र की गणना, हाइड्रोलिक डाटा, भू तकनीकी जांच और संरचनात्मक डिजाइनों का सत्यापन करेगी। इसके अलावा परियोजना कार्यान्वयन की निगरानी के लिए विशेषज्ञों से युक्त एक पुल प्रबंधन प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा। पुलों की गुणवत्ता जांच के लिए मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। इसमें IRC मानकों के अनुसार स्वीकृति भार परीक्षण शामिल होगा। इन पुलों के निर्माण से दूरदराज के क्षेत्रों को सभी मौसमों में सड़क सुविधा मिलेगी। देवभूमि क्षत्रिय संगठन ने सपा सांसद का जलाया पुतला, राणा संघा पर टिप्पणी का विरोध। देवभूमि क्षत्रिय संगठन ने सचिवालय के पास समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के खिलाफ प्रदर्शन किया। संगठन ने सांसद का पुतला जलाकर विरोध जताया। उन्होंने 12 अप्रैल को बड़ी संख्या में शिमला से आगरा कूच की चेतावनी दी। बता दें कि छोटा शिमला पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने जिस वाहन में पुतला लाए थे उसी को जलाने की चेतावनी दे दी। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच हल्की नोकझोंक भी हुई। देवभूमि क्षत्रिय संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रोमित ठाकुर ने कहा कि वीर योद्धाओं के सम्मान में संगठन सड़कों पर उतरा है, जिनका कोई इतिहास नहीं है, वे योद्धाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं। क्षत्रिय समाज इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। HPSS अधिकारी मंजीत बंसल बनी संयुक्त सचिव, अतिरिक्त वित्त सचिव प्रदीप कुमार को सेवा विस्तार। विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों पर उप सचिव मंजीत बंसल को संयुक्त सचिव के पद पर पदोन्नत किया गया। इस संबंध में सरकार की ओर से मंगलवार को अधिसूचना जारी की गई। बंसल को वेतन मैट्रिक्स के लेवल 26 यानी 1,15,000 से 2,79,000 के साथ 5,000 रुपये सचिवालय वेतन प्रतिमाह मिलेगा। अधिकारी को इस आदेश के जारी होने की तिथि से 1 माह अवधि के भीतर वेतन निर्धारण का विकल्प भी चुनना होगा। पदोन्नति होने पर बंसल अपने वर्तमान स्थान पर कार्य करना जारी रखेंगे। वहीं सरकार ने HPSS अधिकारी प्रदीप कुमार में अतिरिक्त सचिव वित्त के पद पर 1 अप्रैल से 31 मार्च 2026 तक 1 वर्ष की अवधि के लिए सेवा विस्तार दिया है। उनका वेतन वही हो जो वह सेवा विस्तार से पहले ले रहे थे। विस्तार की अवधि के दौरान अधिकारी को कोई वेतन वृद्धि एवं पदोन्नति स्वीकार नहीं होगी। प्रदीप कुमार सेवा विस्तार अवधि की समाप्ति के बाद 31 मार्च 2026 को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होंगे। वोकेशनल शिक्षक शिमला में धरने पर बैठे कक्षाओं का क्या बहिष्कार। जी, हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूल में कार्यरत वोकेशनल शिक्षकों ने राजधानी शिमला के चौड़ा मैदान में फिर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। निजी कंपनियों के अधीन काम नहीं करने का ऐलान करते हुए शिक्षकों ने 1 अप्रैल से कक्षाओं के बहिष्कार का फैसला लिया है। शिक्षकों ने कंपनियों के सेवा विस्तार पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करने का फैसला लिया। व्यावसायिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अश्वनी डाडवालिया ने कहा कि 2174 व्यावसायिक शिक्षक अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब तक विभाग सर्विस प्रोवाइडर कंपनी को बाहर का रास्ता नहीं दिखाता तब तक शिक्षक हड़ताल पर रहेंगे। वोकेशनल शिक्षक इससे पूर्व भी 11 दिनों तक लगातार चौड़ा मैदान शिमला में हड़ताल कर चुके हैं। शिक्षकों का कहना है कि बीते शनिवार को इस मामले को लेकर शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। इसमें छुट्टियों सहित कई मामलों पर सहमति बनी, लेकिन कंपनियों को बाहर करने के मामले पर कोई फैसला नहीं किया गया। वहीं शिक्षकों का कहना है कि हरियाणा में भी कंपनियों को बाहर किया गया, वहां पर शिक्षक सोसाइटी के तहत काम कर रहे हैं। मैं कई वर्षों से वहां सोसाइटी कार्य कर रही है और हाल ही में सरकार की ओर से गठित कमेटी मामले पर हरियाणा का दौरा कर चुकी है। इस दौरान 2 अन्य राज्य पश्चिम बंगाल व असम का भी दौरा किया गया था। वह कमेटी ने सरकार को रिपोर्ट सौंप दी है। NHPC की पार्वती जल विद्युत परियोजना चरण 2 में बिजली उत्पादन शुरू, सरकार को मिलेगा इतना राजस्व। NHPC के पार्वती जल विद्युत परियोजना चरण 2 में 3 यूनिट बिजली का संचालन मंगलवार से शुरू हो गया है। 800 मेगावाट की पार्वती चरण 2 में 4 टरबाइन लगी हुई है। इसमें से 3 का सफल ट्रायल के बाद 1 अप्रैल से बिजली उत्पादन शुरू हो गया है, जबकि एक अन्य टरबाइन का अभी ट्रायल चल रहा है। यह जानकारी NHPC चरण 2 के कार्यपालक निदेशक निर्मल सिंह ने दी। राज्य सरकार को इस परियोजना से सालाना 270 करोड़ रुपये का राजस्व मिलेगा। दिसंबर 1999 से बन रही परियोजना को NHPC ने 25 साल बाद धरातल पर उतारा।
बीआरसीसी शिक्षकों की परीक्षा का सिलेबस शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड। जिस शिक्षा विभाग में समग्र शिक्षा की ओर से आयोजित की जा रही बीआरसीसी शिक्षकों की भर्ती का सिलेबस विभाग ने समग्र शिक्षा की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। यह परीक्षा 6 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थी विभाग की वेबसाइट पर जाकर सिलेबस देख सकते हैं। इस परीक्षा में 2 खंड होंगे। वह खंड 1 में 40 से बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे और खंड बी में 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। वह परीक्षा में स्कूल शिक्षा से जुड़े सामान्य मुद्दे, सरकारी शैक्षिक पहल, सामान्य ज्ञान, 10वीं कक्षा स्तर की बुनियादी अवधारणाएं व सामान्य मानसिक क्षमता और भाषा कौशल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके लिए विभाग ने रोल नंबर तक जारी कर दिए हैं। उम्मीदवारों को परीक्षा के दिन आवेदन जमा करने का प्रमाण दिखाना होगा। वहीं परीक्षार्थियों को जन्म प्रमाण पत्र के लिए 10वीं की मार्कशीट, स्नातक डिग्री प्रमाण पत्र और अन्य जरूरी दस्तावेजों की 2-2 प्रतियां साथ लानी होंगी। विभाग ने अपनी अधिसूचना में स्पष्ट किया है कि परीक्षा में केवल नीले रंग के पेन का इस्तेमाल करने की अनुमति होगी। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि गलत जानकारी देने पर उम्मीदवारी तुरंत रद्द कर दी जाएगी। बीआरसीसी शिक्षकों की परीक्षा के लिए विभाग ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पोर्ट मोर को परीक्षा केंद्र बनाया। यहां 6 अप्रैल को सुबह 11 बजे शुरू होगी। उम्मीदवारों को सुबह 9:30 बजे तक परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। फिल्म की शूटिंग के लिए शिमला आएंगे नीतू सिंह और कपिल शर्मा। 40 दिन तक चलेगा शूट। जब बॉलीवुड अभिनेत्री नीतू सिंह और मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा फिल्म शूटिंग के लिए हिल स्क्रीन शिमला आ रहे हैं। वे 15 अप्रैल को दोनों सितारे शिमला पहुंच जाएंगे। वे 40 दिनों तक शिमला में ही फिल्म की शूटिंग करेंगे। वे फिल्म में शिमला के प्राकृतिक सौंदर्य के दृश्यों को फिल्माया जाएगा। इसके अलावा मॉल रोड, रिज मैदान और छोटा शिमला सहित शहर के अन्य इलाकों में भी शूटिंग होगी। बॉलीवुड के दोनों बड़े सितारे नई फिल्म में पहली बार साथ नजर आएंगे। इसमें अभिनेता ऋषि कपूर की पत्नी अभिनेत्री नीतू सिंह दादी का किरदार निभाएंगी और कॉमेडियन कपिल शर्मा पोते का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। वे फिल्म का आशीष आर मोहन निर्देशन करेंगे। वे खुद भी शिमला के रहने वाले हैं। मैं आशीष आर मोहन संजोली के क्यारकोटी क्षेत्र के रहने वाले हैं। मैं शिमला में फिल्म की शूटिंग को लेकर जगह का चयन कर लिया है। मैं ज्यादातर फिल्म के दृश्य ऊपरी शिमला के पहाड़ों में फिल्माए जाएंगे। मैं दीपक भागड़ा फिल्म प्रोडक्शन हाउस के लाइन प्रोड्यूसर दीपक भागड़ा ने बताया कि फिल्म की शूटिंग मुख्य रूप से शिमला में होगी। में कुछ सीन चंडीगढ़, दिल्ली और मुंबई में भी शूट किए जाएंगे। ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण में हिमाचल के गगल हवाई अड्डे को मिला पहला पुरस्कार। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के 30वें वार्षिक दिवस के अवसर पर घरेलू हवाई अड्डों के लिए ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण 2024 पुरस्कारों की घोषणा की गई। इसमें गगल हवाई अड्डे ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जबकि राज्य मुंद्री हवाई अड्डा ने दूसरा व मदुरै अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को तीसरा पुरस्कार मिला है। इन हवाई अड्डों ने यात्री अनुभव और सेवा गुणवत्ता में नए मानक स्थापित किए, जो उत्कृष्टता के प्रति भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की प्रतिबद्धता की पुष्टि। लोकसभा में आज पेश होगा वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक। 8 घंटे की चर्चा के बाद पारित होने की उम्मीद। जब प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार बुधवार को लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पेश करेगी। केंद्रीय संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने मंगलवार को बताया कि विधेयक को 2 अप्रैल को प्रश्नकाल के बाद विचार और पारित करने के लिए पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विधेयक पर 8 घंटे चर्चा होगी, जिसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। रिजिजू ने कहा कि अगर सदन को लगता है कि अगर ऐसा लगेगा कि चर्चा के लिए समय बढ़ाया जाना चाहिए तो समय बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अगर विपक्षी दल कोई बहाना बनाकर चर्चा में हिस्सा नहीं लेना चाहते तो हम इसे रोक नहीं सकते। हम चर्चा चाहते हैं। हर राजनीतिक दल को अपनी बात रखने का अधिकार है। देश जानना चाहता है कि संशोधन विधेयक पर किस राजनीतिक दल का क्या रुख है। ये बात हजारों साल तक दर्ज रहेगी। ये बात रिकॉर्ड में रहेगी कि किसने संशोधन विधेयक का विरोध किया और किसने समर्थन किया। गोवंश हत्या मामले में 10 आरोपी गिरफ्तार। हिमाचल उत्तराखंड पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। हिमाचल और उत्तराखंड की सीमा पर मानपुर देवड़ा नामक जगह पर यमुना नदी के किनारे ईद के दिन 31 मार्च को कुछ मवेशियों के अवशेष मिले थे, जिस पर दोनों राज्यों के हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन करते हुए NH को जाम कर दिया था। लोगों ने मवेशियों के अवशेष सड़क पर रखकर यह प्रदर्शन किया। लोगों के आक्रोश को देखते हुए पुलिस भी हरकत में आई है। मंगलवार को पावटा साहिब में उत्तराखंड और हिमाचल पुलिस ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घटना की जानकारी दी। इस प्रेस वार्ता में देहरादून के एसएसपी अजय सिंह और सिरमौर के एसपी निश्चिंत सिंह नेगी व दोनों राज्यों के अन्य पुलिस अधिकारी शामिल हुए।
हिमाचल में इतने पैसे प्रति यूनिट सस्ती हुई बिजली, नई दरें आज से लागू, अगले महीने से कम आएगा बिजली का बिल। हिमाचल में विभिन्न श्रेणियों के लाखों उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। वह प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को अगले महीने बिजली का कम बिल आने वाला है। इसकी वजह है कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग ने प्रदेश में बिजली की दरें 12 से 20 पैसे प्रति यूनिट कम कर दी है, जिसमें घरेलू दरें 15 पैसे, व्यावसायिक दरें 12 व उद्योगों की बिजली दर 20 पैसे प्रति यूनिट कम की गई है। वह घटी हुई नई दरें 1 अप्रैल यानी आज से लागू हो गई है। हिमाचल में गेहूं की एमएसपी तय, आज से खरीद शुरू। हिमाचल में ग्रामीणों की आर्थिकी में सुधार हो और प्रदेश में किसानों को मंडियों में उपज का सही दाम मिले, इसके लिए उत्पादों की खरीद मूल्य में समय समय पर बढ़ोतरी की जा रही है, जिससे ग्रामीणों की जेब में पैसा आएगा और उनके आर्थिक और सामाजिक जीवन स्तर में भी सुधार होगा, जिसके चलते इस बार प्रदेश सरकार ने गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2425 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। हिमाचल प्रदेश के 11 केंद्रों में आज से गेहूँ की खरीद शुरू हो जाएगी, जिसके लिए किसानों की पंजीकरण प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। प्रदेश में विभाग के पोर्टल पर 251 किसानों ने गेहूं की फसल बेचने के लिए पंजीकरण करवाया है, जिसमें अभी तक 162 किसानों के पंजीकरण वेरीफाई किए जा चुके हैं। इसके अलावा 65 किसानों को गेहूं की फसल बेचने के लिए टोकन जनरेट किए गए। हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम किसानों से गेहूं की फसल की खरीद करेगा। प्रदेश में किसानों से गेहूं की फसल की खरीद करने के लिए 11 गेहूं खरीद केंद्र बनाए गए हैं। संजौली मस्जिद मामले में हाईकोर्ट सख्त, निगम आयुक्त को 6 मई तक केस निपटाने के दिए आदेश। हिमाचल हाईकोर्ट में आज संजौली मस्जिद मामले को लेकर सुनवाई हुई। संजौली मस्जिद के आसपास रहने वाले लोकल रेजिडेंट ने नगर निगम शिमला के खिलाफ अवमानना याचिका दायर कर रखी थी, जिसका कोर्ट ने निपटारा कर दिया। हाईकोर्ट ने नगर निगम शिमला को मामले में 6 हफ्ते के भीतर अनुपालन के आदेश जारी किए। यह भी कहा है कि इसके बाद अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। मामले की जानकारी देते हुए संजौली लोकल रेजिडेंट्स के वकील जगत पाल ने बताया कि हाईकोर्ट ने सख्त लहजे में नगर निगम को मस्जिद मामले में कार्रवाई कर अनुपालन रिपोर्ट देने के आदेश दिए। यदि आदेशों का पालन न हुआ हो तो कोर्ट की अवमानना माना जाएगा। 8 मई को 6 हफ्ते का समय पूरा होगा। संजौली मस्जिद मामला 16 साल से यानी 2010 से निगम आयुक्त कोर्ट में चल रहा है। उन्होंने कहा कि संजौली मस्जिद मामले में जेई द्वारा 31 मार्च 2010, 14 दिसंबर 2019 और 5 अक्टूबर 2024 को 3 बार रिपोर्ट फाइल की गई, जिसमें संजौली मस्जिद को अवैध बताया गया। मस्जिद का नो नक्शा, नो मालिक, नो एनओसी मस्जिद बनाने को ली गई है। हिमाचल में सताएगी गर्मी, ज्यादा चलेगी लू। मार्च में 1901 के बाद से 54वीं सबसे कम बारिश दर्ज। जी हां, हिमाचल में इस साल गर्मी ज्यादा सताएगी। प्रदेश में लू वाले दिन 10 से 20% अधिक रहने की आशंका है। अप्रैल से जून तक हिमाचल के अधिकांश क्षेत्रों में औसतन तापमान सामान्य से अधिक रहने का पूर्वानुमान है। साल 2024 के मुकाबले इस साल लोगों को गर्मी के सीजन में लू के थपेड़े अधिक झेलने पड़ेंगे। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से जारी बुलेटिन में स्पष्ट किया गया कि उच्च पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़ निचले पहाड़ी, मैदानी और मध्य पहाड़ी क्षेत्रों में हीट वेव यानी कि लू वाले दिनों की संख्या 10 से 20% अधिक होगी। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा ने कहा कि अप्रैल में ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर और किन्नौर में सामान्य, जबकि अन्य जिलों में तापमान सामान्य से अधिक रहेगा। विधायकों के वेतन बढ़ाने का एसएफआई ने जताया विरोध। बोले विधायक गरीब और लाचार हैं, इनको चंदा दो। एसएफआई ने बजट सत्र में आम लोगों को महंगाई से राहत दिलवाने के लिए विशेष राहत न देने और विधायकों के वेतन में 26% बढ़ोतरी करने के फैसले का मंगलवार को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में विरोध जताया। एसएफआई की विश्वविद्यालय इकाई ने परिसर में पोस्टर में गरीब विधायकों के लिए चंदा दो लिखकर चंदा जुटाकर इस फैसले को विरोध किया। एसएफआई इकाई अध्यक्ष अंकुश राणा और सचिव रितेश ने कहा कि पूरा प्रदेश आर्थिक संकट से जूझ रहा है। विधानसभा में विधायकों ने सिर्फ अपने वेतन और भत्तों में वृद्धि की। आम जनता को राहत देने के लिए न तो सत्ता पक्ष और कुछ कर पाया और न ही विपक्ष किसी तरह की राहत दिलाने में कामयाब रहा। उन्होंने कहा कि हमारे विधायक गरीब और लाचार हैं, जिसके चलते उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में काफी दिक्कतें आ रही हैं। उन्हें गुजारा करना मुश्किल हो रहा है, इसलिए उन्होंने छात्रों से विधायकों के लिए चंदा देने की अपील की है। पंजाब के श्रद्धालुओं ने मां ज्वाला के चरणों में 35 ग्राम सोने का छत्र किया अर्पित। जिस शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर में नवरात्र के दौरान पंजाब के बठिंडा निवासी श्रद्धालुओं ने वर्षों पुरानी मनोकामना पूरी होने पर माता ज्वाला के चरणों में 53 ग्राम सोने का भव्य छत्र अर्पित किया। श्रद्धालु परिवार के साथ माता के दरबार में पहुंचा और विधि विधान से स्वर्ण छत्र माता के गर्भगृह में चढ़ाया। मंदिर प्रशासन ने इसे विधिवत स्वीकार कर अपने पास सुरक्षित जमा कर लिया। शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर में हर साल नवरात्र के दौरान लाखों की
की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। मैं आस्था से ओतप्रोत भक्त मनोकामनाएं माता के चरणों में चढ़ाते हैं। मैं जब उनकी इच्छाएं पूर्ण होती है तो वे माता को भेंट अर्पित करते हैं। इसी परंपरा के अनुसार इस श्रद्धालु ने भी अपनी वर्षों पुरानी मन्नत पूरी होने पर यह स्वर्ण छत्र अर्पित किया। मंदिर अधिकारी मनोहर लाल शर्मा ने कहा कि माता ज्वाला की कृपा से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। यह छत्र श्रद्धालुओं की अटूट आस्था और भक्ति का प्रतीक है। हिमाचल प्रदेश में चिट्टा पहुंचाने वाला पाकिस्तान की सीमा से गिरफ्तार, पुलिस ने यहां से दबोचा। जब अंतर्राज्यीय चिट्टा तस्कर गिरोह कपिल राष्ट्रा के मामले में पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया है। जुब्बल पुलिस ने कपिल राष्ट्रा को चिट्टा सप्लाई करने वाले सप्लायर को पाकिस्तान सीमा से महज 3 किलोमीटर दूर पंजाब के जिला तरन तारण के सिंधवा गाँव से गिरफ्तार कर लिया है। मैं आरोपी की पहचान 42 वर्षीय बूटा सिंह के रूप में हुई है। मैं जुब्बल के थाना प्रभारी चेतन चौहान की अगुवाई में पुलिस टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। मैं अभी तक इस मामले में सरगना समेत 6 लोगों की गिरफ्तारी कर चुकी है। इससे पहले पुलिस ने रोहड़ू में चिट्टे का कारोबार कर रहे कपिल समेत पंजाब के जिला फिरोजपुर के 3 और रोहड़ू के 1 तस्कर को गिरफ्तार किया है। मैं पुलिस जांच में सामने आया है कि बूटा सिंह ही कुछ दिन पहले पकड़ी गई चिट्टे की खेप का सप्लायर है। मैं इससे पहले भी वह कई बार गिरोह को चिट्टा सप्लाई कर चुका है। अब पुलिस आरोपी से पूछताछ के बाद इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार बूटा सिंह सीधा पाकिस्तान के तस्करों से चिट्टा खरीदता था या फिर उसके आगे भी कोई सप्लायर था। पंचायत स्तर पर पकड़ा जाएगा नशा, ड्रग नेटवर्क मैपिंग होगी, युवा पीढ़ी को नशे से बचाने के लिए पहल। हिमाचल प्रदेश को नशे से मुक्त करने के लिए सरकार पंचायत स्तर पर काम कर रही है। युवाओं को चिट्टा से बचाने के लिए पंचायतों में ड्रग नेटवर्क मैपिंग होगी ताकि तस्करों पर कार्रवाई अमल में लाई जा सके। पंचायत प्रधानों व प्रतिनिधियों को पता रहता है कि उनके क्षेत्र में कौन व्यक्ति चिट्टा बेचता है और कौन लेता है। ऐसे में सरकार पंचायतों में नशे को जड़ से खत्म करने जा रही है। पुलिस विभाग को सूचना है कि शहरों के अलावा चिट्टा तस्कर पंचायतों में युवाओं को नशा बेचते हैं। ऐसे में पुलिस विभाग 600 पंचायतों में मैपिंग की जाएगी। पुलिस विभाग ने जिला प्रशासन की मदद से इस पर काम शुरू कर दिया है। कौन लोग बीपीएल में आएंगे, आवेदनों के सत्यापन में प्रधानों का दखल नहीं, जाने सभी शर्तें फटाफट। जी, हिमाचल प्रदेश में महिला मुखिया वाले ऐसे परिवार जिनमें 18 से 59 आयु का कोई वयस्क सदस्य नहीं है बीपीएल सूची में शामिल होंगे। इसके अलावा ऐसे परिवार जिनमें मुखिया 50% से अधिक दिव्यांगता वाला हो वो भी बीपीएल सूची में शामिल होंगे। प्रदेश सरकार ने ऐसे परिवार जिनके कमाने वाले सदस्य कैंसर, अल्जाइमर, पार्किंसंस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया या किसी अन्य बीमारी से पीड़ित हैं और वे अस्थायी रूप से अक्षम हो गए, वे भी इस सूची में आएंगे। बीपीएल में शामिल करने के लिए आवेदनों का सत्यापन इस बार एसडीएम की अध्यक्षता वाली कमेटी करेगी। इसमें पंचायत प्रधानों का दखल नहीं होगा। वह बीपीएल सूची में शामिल होने के इच्छुक कोई भी परिवार प्रत्येक वर्ष से 31 जनवरी तक लिखित रूप में आवश्यक घोषणा के साथ ग्राम पंचायत को आवेदन कर सकते हैं। बीपीएल सूची से हटाने की सिफारिश के लिए ग्राम सभा के समक्ष प्रस्ताव रखा जाएगा। संपूर्ण प्रक्रिया प्रत्येक वर्ष 15 मई तक पूरी कर ली जाएगी। पीएसए प्लांट में फिर सेवाएं देंगे 29 तकनीकी कर्मचारी, स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया आदेश, जाने पूरी जानकारी। हिमाचल प्रदेश के अस्पतालों में कोरोना काल में लगे प्रेशर स्विंग एंड रिसेप्शन यानी कि पीएसए प्लांट में फिर आउटसोर्स पर लगे तकनीकी कर्मचारी अपनी सेवाएं देंगे। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने आदेश जारी कर दिए। विभाग की ओर से पहले से ही रखे गए कर्मचारियों को वापस बुलाया जाएगा। इसके बाद कई अस्पतालों में बंद पड़े पीएसए प्लांट से फिर सांसें मिलनी शुरू हो जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्नल धनराम शांडिल ने इसकी पुष्टि की है। कर्मचारियों को जानकारी में अनुबंध पूरा होने के बाद निकाल दिया गया था। इसके बाद अमर उजाला ने इस समाचार को प्रकाशित किया। अब बेरोजगार बैठे इन कर्मचारियों को फिर रोजगार मिलेगा और प्लांट में सेवाएं दे सकेंगे। आम जनता के लिए बंद हुआ पालमपुर का ट्यूलिप गार्डन, 1 लाख लोग कर चुके हैं दीदार। जी हां, पालमपुर स्थित ट्यूलिप गार्डन 1 अप्रैल से आम जनता के लिए बंद कर दिया गया। इस बार गार्डन को करीब 1 लाख लोगों ने निहारा, जो एक नया रिकॉर्ड है। 34 दिनों तक ट्यूलिप के रंग बिरंगे फूलों ने पर्यटकों को आकर्षित किया। वहीं हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा विकसित यह गार्डन 26 फरवरी को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा वर्चुअल रूप से उद्घाटित किया गया था। बता दें कि भारत में कश्मीर के बाद यह देश का दूसरा ट्यूलिप गार्डन है जो पालमपुर में स्थापित किया गया। वर्ष 2022 में इस गार्डन का निर्माण हुआ था और उसी वर्ष दिल्ली नगर निगम के ट्यूलिप महोत्सव में भी इस गार्डन ने अपनी छाप छोड़ी थी। गार्डन में 1000 वर्ग मीटर क्षेत्र में 7 प्रकार के ट्यूलिप के 5000 पौधे लगाए गए थे।
एचपीएमसी जल्द लॉन्च करेगा वाइन और शराब का नया ब्रांड। जी एचपीएमसी जल्द ही वाइन व शराब का नया ब्रांड लॉन्च करेगा। निगम उपभोक्ताओं को बढ़िया क्वालिटी तथा अच्छी पैकिंग में इसे उपलब्ध करवाएगा। इसका उत्पादन पराला व जरोल में किया जाएगा। इसके अलावा अपनी आय बढ़ाने के लिए एचपीएमसी अपने सीए स्टोर तथा ग्रेडिंग व पैकिंग यूनिट को टेंडर प्रक्रिया से लोगों को चलाने के लिए आवंटित करेगा। यह निर्णय बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में मंगलवार को शिमला में हुई एचपीएमसी की बीओडी की 270वीं बैठक में लिया गया। शिमला में पुलिस कांस्टेबल भर्ती शुरू। पहले दिन 403 में से 129 महिला उम्मीदवारों ने पास किया ग्राउंड टेस्ट। जी हां, शिमला जिला के भराड़ी में पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए मंगलवार को यानी कि शारीरिक दक्षता ग्राउंड टेस्ट परीक्षा शुरू हो गई है। वह पहले दिन महिला पुलिस भर्ती में 403 महिला उम्मीदवार पुलिस ग्राउंड भराड़ी पहुंची। इनमें से 129 महिला उम्मीदवारों ने शारीरिक दक्षता परीक्षा को पास कर लिया है, जबकि अन्य यह टेस्ट पास नहीं कर पाई है। वह पुलिस भर्ती की परीक्षा के लिए पहले दिन 800 महिला उम्मीदवारों की भर्ती होनी थी, लेकिन इसमें सिर्फ 403 महिला उम्मीदवार ही परीक्षा देने पहुंची। करीब 50% उम्मीदवारों ने पुलिस भर्ती की प्रक्रिया में पहले दिन भाग नहीं लिया। शिमला जिले में कुल 12,975 उम्मीदवारों पुलिस से भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग ले रहे हैं। डॉक्टर प्रदीप कुमार शर्मा को दी गई पुनर्नियुक्ति निरस्त, हाईकोर्ट का आदेश। जब प्रदेश हाईकोर्ट ने डॉक्टर प्रदीप शर्मा को बतौर पशुपालन निदेशक के तौर पर दी गई पुनर्नियुक्ति को अवैध ठहराते हुए तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता डॉक्टर विशाल शर्मा और संजीव धीमान द्वारा दायर याचिकाओं को स्वीकारते हुए यह आदेश जारी किए। कोर्ट ने आधिकारिक प्रतिवादियों को पुनः डीपीसी बुलाने तथा याचिकाकर्ता विशाल शर्मा को भी अन्य पात्र उम्मीदवारों के साथ डीपीसी में विचार करने योग्य मानने के आदेश जारी किए हैं। प्रार्थियों ने दिनांक 2 जनवरी 2025 की अधिसूचना का विरोध किया था, जिसके तहत डॉक्टर प्रदीप कुमार शर्मा को पशुपालन निदेशक पद पर पुनर्नियुक्ति प्रदान की गई थी तथा प्रतिवादी को निदेशक के पद पर याचिकाकर्ताओं की पदोन्नति के लिए डीपीसी की बैठक आयोजित करने का निर्देश देने की मांग की थी। कोर्ट ने मामले से जुड़े रिकॉर्ड का अवलोकन कर पाया कि कृषि एवं पशुपालन मंत्री के पद दिनांक 12 दिसंबर 2024 के आधार पर मुख्यमंत्री से प्रदीप कुमार शर्मा को सेवा विस्तार प्रदान करने का अनुरोध किया था। कोर्ट ने पाया कि यह प्रस्ताव मुख्यमंत्री के समक्ष दिनांक 17 दिसंबर 2024 को रखा गया था। एचपीयू ने जारी की डेटशीट, जानिए कब होगी परीक्षाएं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय यानी कि एचपीयू ने बीसीए द्वितीय, चतुर्थ व छठवें सेमेस्टर की परीक्षाएं 21 अप्रैल से शुरू होंगी। ये परीक्षाएं 2 मई तक चलेंगी। इसके अलावा बीबीए की परीक्षाएं 22 अप्रैल से शुरू होंगी। यह परीक्षाएं 30 अप्रैल तक चलेंगी। इसी तरह विश्वविद्यालय ने एलएलएम प्रथम सेमेस्टर रेगुलर व द्वितीय सेमेस्टर रीअपियर परीक्षाओं की डेटशीट जारी कर दी है। एलएलएम प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं 22 अप्रैल से शुरू होकर 30 अप्रैल तक चलेंगी, जबकि द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाएं 21 अप्रैल से शुरू होकर 30 अप्रैल तक चलेंगी। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपने अपने विचार को जरूर रखें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।